आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। स्वागत है आपका इबेक्स कैश स्टूडियो में। आप देख रहे हैं आवाज अड्डा। वेरिएंट मैक्रॉन या ओमिक्रॉन, जो भी आप नाम देना चाहें, कोरोना के एक नए वेरिएंट ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। पहले दस्तक इसकी साउथ अफ्रीका में सुनाई दी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि 19 नवंबर को ही नीदरलैंड में इसका पहला केस मिल गया था। वो एक अलग बात है कि इसको साउथ अफ्रीका के नाम से अब जान रहे हैं हम। भारत में भी इसके 2 केसेस कर्नाटक में मिल चुके हैं। ये एक नए प्रकार का कोरोना का वेरिएंट है जिसमें 52 से 56 तक म्यूटेशंस हो चुके हैं और इसके जो प्रोटीन स्पाइक्स हैं उसमें भी करीब 26 स्पाइक्स हो चुके हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा म्यूटेशन इसमें हो चुके हैं। ज़्यादा म्यूटेशन का मतलब ये बहुत जल्दी अपने रूप बदल रहा है और ये बहुत तेज़ी से फैलता है। जॉइंट हेल्थ सेक्रेटरी लव कुमार ने ये बात साफ तौर पे बताई कि इसकी जो क्षमता है कम्युनिकेट करने की, बढ़ने की, वो 5 गुना ज़्यादा है डेल्टा से। डेल्टा अगर 5 लोगों को संक्रमित कर सकता था तो ये 25 लोगों को कर सकता है और बहुत तेज़ी से फैलता है ये। हालांकि अभी तक इसमें माइल्ड सिम्टम्स देखने को मिले हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स इसकी जांच में लगे हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग चल रही है, पता करने की कोशिश रही है कि कितना खतरनाक ये हो सकता है और कहाँ कहाँ ये फैला है। 26 देश हैं दुनिया भर के जहाँ पे इसके केसेस मिले हैं और सबसे ज़्यादा प्रभावित यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। इटली है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है। तेज़ी से वहाँ पे फैल रहा है, काफ़ी बुरी स्थिति वहाँ पे हो रही है। रोज़ नए केसेस आ रहे हैं। अब उसमें कितने ओमिक्रॉन के हैं या कितने डेल्टा के हैं ये अभी तय करना बाकी है, लेकिन जिस तरीके से ओमिक्रॉन को लेकर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा है ये मुश्किल पैदा कर सकता है। डॉक्टरों की चिंताएं बढ़ रही क्योंकि अभी ये भी नहीं पता है कि ये वैक्सीन जो हम लोग अभी लगवा रहे हैं ये उसको कवर करता है या नहीं करता है। RT-PCR में पूरी तरीके से डिटेक्ट होता है या नहीं होता है। ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो इस वेरिएंट को लेकर के मन में शंका और डर पैदा करते हैं। आज आवाज़ अड्डा में इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि ये कितना खतरनाक हो सकता है, इससे बचा कैसे जाए और क्या क्या उपाय हमें करने चाहिए और क्या सेकेंड वेव से हमने सबक लेते हुए अपनी तैयारी की है कि नहीं की है। क्योंकि सेकेंड वेव आपको याद होगा रोंगटे खड़े कर देती है जब हम लोग उसको याद करते हुए। ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है, अप्रैल मई की बात है जब बहुत ही भयानक स्थिति देश में थी। हालांकि इसमें अभी उस तरीके के सिम्टम्स या डरावनी चीज़ें देखने को नहीं मिल रही हैं, लेकिन जिस तरीके से पूरी दुनिया चिंतित है उससे ये कहा जा सकता है कि शायद शुरुआत ऐसे ही होती है, फिर बहुत तेज़ी से बढ़ता है। समझने की कोशिश आज करेंगे। हमारे साथ जो विद्वत पैनल है, डॉक्टर्स का पैनल, उनसे परिचय करा दें आपको। डॉक्टर DS राणा हमारे साथ हैं, चेयरमैन हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल्स दिल्ली के। डॉक्टर विजय हड्डा हमारे साथ हैं, एम्स से हमारे साथ जुड़ेंगे, जो इसी काम में लगे हुए हैं, पल्मोनरी में काम करते हैं। डॉक्टर समीर गुप्ता हैं, मेट्रो हॉस्पिटल्स के साथ हमारे साथ काम जुड़े हैं, बातचीत करेंगे। डॉक्टर धीरज कौल अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चूँकि US में भी इसकी काफ़ी चिंता है तो उनसे भी पूछेंगे, और वो इस कोरोना के तमाम सीक्वेंसिंग में क्लिनिकल रिसर्च में काफ़ी काम कर चुके हैं। और डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हैं, इंटरनल मेडिसिन में हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राणा, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही तो पहला सवाल आपसे ही है, ये जो ओमिक्रॉन या ओमाइक्रॉन या जिस भी नाम से इसको पुकारें, अभी तक ये बताया जा रहा है कि ये बहुत माइल्ड सिम्टम वाला है, लेकिन पूरी दुनिया जिस तरीके से परेशान है इसको लेकर के, कितना खतरनाक है ये, क्या जानकारी इसके बारे में है आपके पास? अभी जो नीरज जी आपने काफ़ी जानकारी दे दी है। देखो, एक वेरिएंट है, वायरस का एक नया रूप आ रहा है। इसी तरह आपको याद कराना चाहता हूँ कि 1 साल पहले अक्टूबर 2020 में भी डेल्टा ऐसे ही आया था। बाद में उसी डेल्टा की काफ़ी हमें भारी प्राइस देने पड़ी, जैसे आपने कहा कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमें कोई भी वेरिएंट सीधी फैल रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है, तो उससे सावधान रहना ही होगा। मैं यही कहूँगा कि पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, पर हमें सतर्क रहना है। और जैसे आप कह रहे थे कि इससे कैसे बचा जाए, बचने का तरीका यही है कि जहाँ तक रोक सकते हैं हम इसको देश में आने से रोकते। वो आज की डेट में बड़ा मुश्किल है कि कोई भी चीज़ किसी देश में नहीं रह सकती है सीमित, पर फिर भी जो मेजर्स ले सकते हैं वो लेने चाहिए। तो सबसे मेजर 2 ही हैं, वो चाहे वेरिएंट कोई भी हो, चाहे उसका रूप कोई भी हो। तो जो हम कर सकते हैं एज ए ड्यूटी, वो यही है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वैक्सीनेशन कराएं। अभी हमारे देश में बहुत से लोगों ने सेकंड डोज वैक्सीन की नहीं ली, जबकि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी एडिक्वेट है। और इसके अलावा बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी है। और अभी जो हेल्थ वर्कर्स हैं
उनमें भी, और जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं उनमें भी बूस्टर डोज की ज़रूरत है। उसकी जल्दी सरकार कोई ना कोई पॉलिसी लाएगी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इससे बचाव करो। बाकी जहाँ तक तैयारी का क्वेश्चन है, आई थिंक तैयारी तो हमारी अच्छी है पहले से सारे देश में ही, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी है अब। पर फिर भी महामारी के बारे में उसकी क्या मैग्नीट्यूड होगी, कितनी आएगी, कैसे रूप में आएगी, ये कहना बहुत मुश्किल होता है। ये हम सेकंड वेव में भी प्रोडिक्ट नहीं कर पाए थे, पर एटलीस्ट बेटर प्रिपेयर हैं सेकंड वेव से हमने जो सीखा। तो इसी तरह सबसे बड़ा जो हमारा स्ट्रेस है वो इसकी प्रिवेंशन पर होना चाहिए कि इसकी रोकथाम करो। रोकथाम के लिए मैं फिर दोबारा यही कहूँगा कि सब जहाँ भी हो सकता है अपने जो आपको जानने वाले लोग हैं उनको स्ट्रेस करोगे अपनी वैक्सीनेशन डोज जो है कम से कम 2 डोज तो अपनी पूरी लगवाओ। डॉक्टर राणा, ये तो बात सही है आपकी कि रोकथाम करें और हम लोग वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की तरफ लोगों का ध्यान लगातार दिलाते रहते हैं, लेकिन ये उन देशों से शुरू हो रहा है, उन देशों में फैल रहा है जहां डबल वैक्सीनेटेड परसेंटेज 70 पहुंच चुका है। डॉक्टर धीरज कौल, आप अमेरिका में रहते हैं, वहां बड़ी चिंता बढ़ रही है और ये आया भी उधर से ही है, यूरोप से। कुछ लोग डिस्प्यूट कर सकते हैं कि साउथ अफ्रीका से, लेकिन जानकारी कहानियां ये भी निकल के आ रही हैं कि ये बहुत पहले नीदरलैंड में मिल चुका था, लेकिन चूंकि नीदरलैंड को आप आइसोलेट नहीं कर सकते तो इसलिए साउथ अफ्रीका के नाम पे बिल फाड़ दिया गया। इसका कितना खतरनाक है डॉक्टर धीरज कौल ये? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप रेज कर रहे हैं। देखिए 2-3 सवाल हैं, एक छोटे से पॉइंट से शुरू करता हूं। ओमिक्रॉन इज देखिए 9 दिसंबर को पहली केसेस हमें रिपोर्ट हुए थे साउथ अफ्रीका से, और 9 नवंबर को, और 24 नवंबर को वेरिएंट ऑफ कंसर्न इसको WHO ने डिक्लेयर कर दिया बहुत तेजी से। उसकी कुछ वजहें हैं। पहली वजह यह है कि जो स्पाइक प्रोटीन है उसके ऊपर आज तक के जितने भी चेंजेस आए हैं उसमें सबसे ज्यादा म्यूटेशन इसमें हैं, जो तकरीबन 30 और 32 एज ऑफ नाउ है। क्योंकि हम साइंस से जुड़े हुए हैं, 9 नवंबर को, क्योंकि मैं बायोटेक एनालिस्ट का काम करता हूँ वॉल स्ट्रीट पे, तो हमें ये रिपोर्ट्स आई थी और उसके बाद यहाँ की कंपनीज एयरलाइन, क्रूज, टूरिस्ट इंडस्ट्री को शॉर्ट करना शुरू कर दिया। बट एनीवे, कमिंग टू द ओमिक्रॉन इश्यूज। ओमिक्रॉन देखिए एज ऑफ टुडे, अगर आप आज की रिपोर्ट्स देखिए तो वो क्लियरली दिखाता है कि ट्रांसमिसिबिलिटी इसकी ज्यादा है। हमारा जो फोकस अभी चल रहा है, जो अगले 10 दिन में हमारे पास और डाटा आएगा कि क्या अगर आप ओमिक्रॉन से ग्रसित हैं तो आप ज्यादा हॉस्पिटलाइज होंगे, आईसीयू पहुंचेंगे या मोर्टेलिटी होंगे। अगले 10 डेज में हम इसको बहुत क्लोजली फॉलो करेंगे और काफी प्रीलिम डाटा अभी हमारे पास आ जाएगा। नंबर 2, क्या ये वैक्सीन को एस्केप करता है? उसकी वजह से हम लोग बहुत चिंतित हैं, क्योंकि स्पाइक प्रोटीन को बेस करके ही हमने mRNA वैक्सीन बनाई हैं, और अगर स्पाइक प्रोटीन ही चेंज हो गया तो वैक्सीन की एफिकेसी गिर जाएगी। एज ऑफ नाउ प्रिलिमिनरी डाटा दिखा रहा है कि 40 से 60% एफिकेसी फाइजर की हो सकती है और मॉडर्ना की, क्योंकि वेस्ट के अंदर एक बहुत बड़ी आबादी है जो कि स्पाइक बेस्ड प्रोटीन वैक्सीन से वैक्सीनेटेड है और इन्फेक्शन के थ्रू नहीं गुजरी है। और यहाँ जीरियाट्रिक पेशेंट पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, और हाई रिस्क पेशेंट जो कैंसर, डायबिटीज, कीमोथेरेपी के पेशेंट्स हैं, लिवर फेलियर, रीनल फेलियर के पेशेंट्स हैं, उनके लिए ये बहुत सिग्निफिकेंट इशू है। और बच्चों के अंदर ये यूथ को ज्यादा इन्फेक्ट कर रहा है जैसे कि डेल्टा। लेकिन एक अच्छी खबर है कि नॉर्मल RT-PCR से ये पिकअप हो रहा है, और दवाइयों की एफिकेसी भी 10 दिन में हमें पता लग जाएगी। तो ये 4 पैरामीटर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर ये ज्यादा इन्फेक्शन कॉज करता है तो ज्यादा लोगों में पहुंचेगा, ज्यादा मल्टीप्लिकेशन होगी। अगर ऐसा हुआ तो नए वेरिएंट्स बढ़ने का और खतरा बढ़ जाता है। तो कई सारे सिग्निफिकेंट इश्यूज हैं, इसलिए ग्लोबल अभी 10 दिन के अंदर, 10 दिनों के लिए, 14 दिन के लिए काफी रिस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं ट्रैवल पे, जब तक हमें और डाटा इसका मिले। डॉक्टर धीरज, एक सवाल और छोटा सा, आपने कहा ये RT-PCR में डिटेक्ट होता है, तो चूंकि 9 तारीख अगर आप कह रहे हैं 9 नवंबर से, तो तब तक तो बहुत सारे डिटेक्शन हो जाने चाहिए थे, अगर ये इतनी तेजी से फैलने की इसकी बात कही जा रही तो। बिल्कुल, देखिए साउथ अफ्रीका के अंदर काफी तेजी से केसेस बढ़े, और क्योंकि वहां पे वैक्सीनेशन डबल डोज तकरीबन 20 से 22% के करीब था, जो कि कम है, इसी वजह से नए वेरिएंट्स ऐसी जगह पे पनपेंगे, जैसे नाइजीरिया में 2% से कम फुली वैक्सीनेटेड लोग हैं जहां पे ये हो। लेकिन RT-PCR में आप इसको पिक कर सकते हैं, लेकिन इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कोविड से या किसी और वेरिएंट से। उसके लिए जीनोमिक सीक्वेंसिंग करनी पड़ेगी, और जीनोमिक सीक्वेंस की दर साउथ अफ्रीका में काफी कम है और अफ्रीकी देशों में तो बहुत ज्यादा कम है। जो आपने पॉइंट रेज किया नीदरलैंड का, वो बिल्कुल एक्यूरेट है। और अभी जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं वो स्पेन की भी मिल रही है कि स्पेन में भी कुछ केसेस अर्ली नवंबर में पिक हुए हैं। अभी ऑफिशियली उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है, तो ये जानना जरूरी है। नोबडी सेफ टिल एवरीबडी सेफ, इसीलिए WHO कह रहा है कि गरीब देशों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन में अमीर देश हेल्प करें। अमेरिका ने अभी $500 million की वैक्सीन और प्लेज करी है,
और यूरोपियन यूनियन और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भी फंड करेगा गावी के थ्रू और कोवैक्स के थ्रू ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिवली लगे। अभी भी बहुत कंट्रीज में डबल डोज 2, 3, 4, 5% है गरीब देशों में, जिसका सबको हेल्प करने की बहुत जरूरत है, वरना नए नए वेरिएंट्स आएंगे। क्या ऐसा कोई डेटा निकला है क्या कि केवल जो वैक्सीनेटेड नहीं है उनको हो रहा है? अगर वैक्सीनेशन वालों को भी हो रहा है तो फिर डबल वैक्सीनेशन करके क्या मतलब उससे कौन सी बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मिल रही है? देखिए, ये आप बहुत टेक्निकल सवाल पूछ रहे हैं, इसको मैं 1 मिनट में एक्सप्लेन करता हूं। जो करंट हमारी वैक्सीन हैं वो उसको टारगेट कर रही हैं। जो पहला वेरिएंट हमने देखा था 2020 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, उसके बाद डेल्टा जो काफी चेंज था, डेल्टा प्लस आया और ये अब ओमिक्रॉन आया। क्योंकि इसकी एफिकेसी के बारे हमें अभी नहीं पता है, अभी बहुत अर्ली होगा ये बोलना कितनी वैक्सीन एस्केप है, पर ऑनेस्टली स्पीकिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वैक्सीन की एफिकेसी जो डेल्टा में फाइजर की 72% थी, शायद इसके अंदर 40-50% हो जाएगी। और प्लीज याद रखिए कि इमरजेंसी ऑथराइजेशन यूज अप्रूवल के लिए 50% एफिकेसी मैंडेटरी है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नॉर्म्स। अगर इसकी एफिकेसी 50% से नीचे गिरी तो नई वैक्सीन, क्योंकि फाइजर ने बोला है हम 100 दिन में डेवलप करेंगे और मॉडर्ना भी बोल रहा है हम बहुत जल्दी इसको डेवलप करेंगे, एक नई वैक्सीन, नॉट द बूस्टर, एक नई वैक्सीन जो कि हम 3 महीने के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी गवर्नमेंट फंडिंग उसकी अप्रूवल नहीं हुई है, यहाँ पे बहुत डिबेट अमेरिका में हो रहा है। और ये मत भूलिए 60 मिलियन लोग अमेरिका में ऐसे हैं जो कि $250 मिलने के बावजूद भी वैक्सीनेशन को रिफ्यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास बहुत चैलेंजेस हैं यहाँ पे। गवर्नमेंट फंडिंग की जरूरत क्या है? $36 बिलियन की कमाई अकेले फाइजर ने इस वैक्सीन से की, अभी भी इनको फंडिंग की जरूरत है। डॉक्टर विजय, बिल्कुल दोबारा आता हूँ ये दवा वाली कंपनियों की कहानी पे दोबारा आऊंगा एक बार। डॉक्टर विजय, मैं ये समझना चाहता हूं कि चूंकि ये बात सच है कि अभी इतना अर्ली है कि डेटा बहुत ज़्यादा नहीं है, तो बता पाना बड़ा मुश्किल है कि जितनी आप समझ पा रहे हैं, मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, लोगों को समझाइए कि डेल्टा से या इसके पहले के वेरिएंट से ये कैसे अलग है। जब हम ये कहते हैं कि ये 26 से 32 बार इसके स्पाइक म्यूटेट हो चुके हैं, टोटल ये 45 से 52 बार म्यूटेशन इसका क्या मतलब है? डेल्टा से ये ज़्यादा खतरनाक बन रहा है या केवल संक्रमण के लिहाज से खतरनाक बन रहा है? देखिए, एक तो चीज ये समझना जरूरी है हम लोगों के लिए कि जो आरएनए वायरस में बहुत अनस्टेबल होता है, तो ये ओमाइक्रोन या डेल्टा वेरिएंट और कोई वेरिएंट आए, कोई मेरे लिए कोई सरप्राइज की बात नहीं है। ये तो होना ही था। जैसे जैसे ये म्यूटेट करेगा, जैसे जैसे इन्फेक्ट करेगा, तो म्यूटेशन के और चांस होंगे और नए नए वेरिएंट आते ही रहेंगे। तो ओमाइक्रोन तो आना ही था, या कोई इसका कोई और नाम होता वो अलग बात है, लेकिन म्यूटेशन तो होनी ही है इसमें। अब आते हैं उसके ऊपर कि ये कितना खतरनाक है या कितना। जो देखिए, अभी जो हम सारे लोग बात कर रहे हैं, ये वायरस मुश्किल से 20 दिन पुराना है। हमें मुश्किल से 20-22 दिन का ही पता है इस वायरस के बारे में। तो हमें जैसे जैसे टाइम बीतेगा और इसके बारे में हमें पता लगेगा। अभी तक के जो डाटा है, जो प्रिलिमिनरी हमारे पास डाटा आ रहे हैं, जो हम फॉलो कर रहे हैं इंटरनेशनली, उसमें एक चीज पक्का है कि इसका इन्फेक्शन रेट ज्यादा है जो पहले वाले वायरस थे। तो जैसे अभी बता रहे थे कि अगर डेल्टा वायरस एक आदमी 5 को इन्फेक्ट कर सकता है, तो ये कम से कम 25 को करेगा। तो इसका इम्पैक्ट ये आएगा कि लेट अस से कि 5 to 10%, जैसे पहले हम बोलते थे भी कोविड में 5 to 10% को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी और उनमें से कुछ लोग आईसीयू में जाएंगे। तो अगर ये नंबर बहुत ज्यादा हुआ, जैसे 5 गुना ज्यादा हुआ, लेट अस से कि हमारा जो एक बार था कि पर डे में हमारा करीबन 1 लाख लोग इन्फेक्ट हो रहे थे, तो अगर 5 लाख हो गए तो आप सोचो कितने आईसीयू की जरूरत पड़ेगी। तो उस लिहाज से भी हमें देखना जरूरी है, वो भी एनालिसिस करनी जरूरी है कि अगर ओमिक्रॉन इंडिया में आया तो हमें कितने लोगों को आईसीयू या हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, कितने रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। तो वो वाला एक इशू है। दूसरा इशू जो हम बोल रहे हैं कि भाई डायग्नोसिस के बाद आती है, तो अभी तक तो ये लग रहा है कि जो करंटली जो डायग्नोसिस के लिए आरटीपीसीआर यूज कर रहे हैं वो इसको डिटेक्ट कर रहा है, पर पता नहीं है अभी। हो सकता है कि इसमें और म्यूटेशन जो हो रही हो ये 100% क्या बोलते हैं इसको सेंसिटिव ना हो, कि सारे जैसे मान लो कि 100 लोगों में जो ओमिक्रॉन से ग्रसित हैं, हम उनमें टेस्ट करते हैं तो हमें पता नहीं कि कितने लोगों को पिक कर रहा है। अभी हम मान के चल रहे हैं कि शायद सबको डायग्नोज कर पा रहे हैं, क्योंकि म्यूटेशन हुई तो कुछ तो असर पड़ना चाहिए साइंटिफिकली। तो उसका डाटा भी कुछ दिनों बाद आएगा। फिर बची जो वैक्सीन की बात ऑलरेडी हो चुकी है, पता नहीं वैक्सीन कितने एफिकेसी होगी या नहीं होगी, लेकिन एक पक्का जो मैसेज बार बार दे रहे हैं, देखिए स्पाइक प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जिसको थेरापेटिकली टारगेट किया जा रहा है और प्रिवेंटिव पर्पज के लिए। तो थेरापेटिक में हम बोलेंगे इतने सारे जो ड्रग हैं वो बनाए जा रहे हैं, और प्रिवेंशन के जो वैक्सीन बनी है
उसमें ज्यादातर जो वैक्सीन है स्पाइक प्रोटीन के बेस्ड है। तो अगर उसमें म्यूटेशन हो गई तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इम्यून एस्केपिंग फिनोमेना होता है, वायरस इम्यूनिटी से बच सकता है। तो अगर इसमें स्पाइक प्रोटीन की म्यूटेशन हुई तो चांसेस हैं कि वैक्सीन काम नहीं करेगा। अब एफिकेसी कितनी होगी उसका भी थोड़े दिनों बाद हमें पता लग जाएगा। लेकिन जो पहले वाले से कंपेयर करें कि जो नॉर्मल वाला वेरिएंट था, जो इनिशियल वेरिएंट था, फिर डेल्टा आया, तो डेल्टा के अगेंस्ट जो एफिकेसी थी अप्रोक्सीमेटली 10-20% कम थी। तो उसी लिहाज से हम देखें, अगर ओमिक्रॉन में भी ऐसा ही हुआ तो करीबन 20% अगर हम कम कर दें एफिकेसी, तो आप सीधा देखिए 50% से कम हो जाएगी। और 50% से कम हुई तो फिर से वही वैक्सीन शायद WHO उसको एक्सेप्ट ही ना करे कि इस डिजीज के अगेंस्ट ये वैक्सीन इफेक्टिव है। तो चैलेंजेस काफी सारे हैं, जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो हमें पता लगेगा। और अगले करीबन 10 दिन से 2 सप्ताह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो वायरस का जो डिजीज प्रोफाइल इस तरह का है कि पहले इन्फेक्ट होगा, फिर 7-10 डेज के लिए प्रोग्रेस करता है, फिर हमें पता लगता है कि रिकवरी हो रही है क्या प्रोग्रेस कर रहा है। तो अगले 2 सप्ताह में या करीबन 10 दिन या 14 दिन में हमें थोड़ा और आइडिया होगा कि हाई कैसे बिहेव कर रहा है, और डेटा आएगा तो हमें पता चलेगा। डॉक्टर एंजेलिक कोइज जो अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका की, जिन्होंने इसको पहली बार डिटेक्ट किया, उन्होंने हमारे सिस्टर चैनल से बात की और उन्होंने ये बताया कि इसके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत माइल्ड हैं। उसमें स्मेल और टेस्ट ये सब लॉस नहीं होता, एक्सट्रीम फटीग होता है और फ्यूरिश सा लगता है। अब अगर ये इतने नॉर्मल सिम्टम है, और डॉक्टर समीर आपसे सवाल है मेरा, और इसको लेकर के वो इतने ज़्यादा परेशान नहीं थे लगातार, तो फिर पूरी दुनिया में इसको लेकर के इतनी चिंता क्यों है? क्या कोई चीज़ ऐसी है, एक तो ये है कि डेटा नहीं है तो हम बहुत कह नहीं पा रहे, या कोई चीज़ ऐसी है जो छिपी हुई है जिसके बारे में अभी खुल के बताया नहीं जा रहा लोगों को, इसलिए ज़्यादा परेशानी हो रही? क्योंकि जहाँ से ये पहला केस पकड़ा गया वो लोग कह रहे हैं कि माइल्ड सिम्टम्स हैं इसके। डॉक्टर समीर जी, आपका जो पहली बार थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी शो के ऊपर। देखिए, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हमारे सामने है कि क्या ये जो बीमारी है, हमें ये पता है कि ये ज़्यादा इन्फेक्शियस है, जैसे कि बाकी मेरे को पैनलिस्ट ने बोला कि जो हमें साउथ अफ्रीका से रिपोर्टें आ रही हैं वो यही है कि जो ये इन्फेक्शन है ये ज़्यादा इन्फेक्शियस है। यानी कि अगर डेल्टा वायरस एक आदमी को इन्फेक्ट करता था या 5 आदमी को इन्फेक्ट करता है, तो ये जो है उसे 5 गुना की वेरिएशन में जा रहा है, यानी कि 25 लोगों को इन्फेक्ट करता है। द सेकंड प्रश्न जो हमारे सामने है, जो दूसरा प्रश्न हमारे सामने है कि क्या ये ज़्यादा बीमार करता है लोगों को, जैसे कि हमने डेल्टा वेरिएंट में देखा था कि काफ़ी हॉस्पिटलाइजेशंस हुई थी, काफ़ी ICU एडमिशंस हुए थे, काफ़ी डेथ्स भी हुई थी। इसके बारे में अभी ये कहना कि 100% ये कहना कि ये कम इन्फेक्शियस है या ज़्यादा इन्फेक्शियस है, इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, क्योंकि जो हॉस्पिटलाइजेशंस होती हैं दे टिपिकली लैग बिहाइंड बाय 7 to 10 days। नाउ एज वी स्पीक राइट नाउ, जैसे हम बात करें, एज वी आर स्पीकिंग राइट नाउ, द प्रेडोमिनेंट वायरल स्ट्रेन इन साउथ अफ्रीका जो आज से 1 महीना पहले डेल्टा था, अब वो ओमिक्रॉन हो गया है। ठीक है, सो द प्रेडोमिनेंट सर्ज जो हो रही है आज की तारीख में साउथ अफ्रीका में is by the Omicron virus. Now there are some counties in South Africa where they have also, जहाँ पर उन्होंने ये भी देखा है कि hospitalization rate बढ़ गए हैं. They are saying the hospitalization rate has increased by 5 times. Now this data is not very clear कि लोग डर के मारे हॉस्पिटलाइजेशन हो रहे हैं या लोग बीमार हो रहे हैं तो हॉस्पिटलाइजेशन हो रहे हैं. और जो डेथ रेट होगा, डेथ रेट 2 से 3 हफ्ते लैग करता है वायरल सर्ज के. तो जो वायरस हमारा सर्ज करा था आज से, अगर आज किसी को बीमार हुआ तो वो यूजुअल टाइम ऑफ डेथ इज अबाउट 2 to 3 weeks आफ्टर इन्फेक्शन. तो 3 हफ्ते बाद हमें मालूम पड़ेगा कि ये वायरस जो है इतना डेडली है या कम डेडली है या ज़्यादा डेडली है. आई मीन वो हमें थोड़ा, जैसे कि मेरे बाकी को पैनलिस्ट ने भी बोला था, अगले 2-3 हफ्तों में काफ़ी चीज़ें इसकी क्लियर होंगी. द सेकेंड थिंग जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि नॉट जस्ट वैक्सीनेशन, ना कि सिर्फ जो टीके और वैक्सीन की बात कर रहे हैं, जो आज की तारीख में जो ट्रीटमेंट्स हैं, जो ओरल मेडिकेशंस हैं, क्या वो भी उतनी इफेक्टिव हैं, हाँ या ना? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे सामने.
क्योंकि देखिए जैसे कि आपको याद होगा आज से एग्जैक्टली एक साल पहले लास्ट नवंबर जब प्रेसिडेंट ट्रंप को कोविड हुआ था और उनको रीजेनरॉन की एंटीबॉडीज मिली गई थी, सो दैट टाइम वो एक्सपेरिमेंटल थेरेपी थी। उसके बाद वो सामने आई और मेन स्ट्रीम थेरेपी बनी और उसका काफ़ी अच्छा डेटा आया। अब वो एंटीबॉडीज भी स्पाइक प्रोटीन को देखती हैं और इस बार और इस वेरिएंट में जो स्पाइक प्रोटीन पे जो म्यूटेशंस हुई हैं वो डेल्टा वायरस में 7 म्यूटेशंस हुई थी, ओमिक्रॉन में अबाउट 32 म्यूटेशंस हुई हैं जी। एंड नॉट जस्ट दैट, देयर इज समथिंग कॉल्ड द रिसेप्टर बाइंडिंग साइट, जहाँ पर जो स्पाइक प्रोटीन के ऊपर भी एक रिसेप्टर बाइंडिंग साइट होती है। उसमें डेल्टा वायरस में 2 म्यूटेशंस हुई थी और इसमें 10 म्यूटेशन हुई हैं। सो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा म्यूटेशंस हुई हैं स्पाइक प्रोटीन में और रिसेप्टर बाइंडिंग साइट में। इसलिए सारे प्रश्न सामने आ रहे हैं कि क्या ये वैक्सीन, ये जो एफिकेसी को कम करेगा वैक्सीन की, क्या थेरेपीज काम करेंगी नहीं करेंगी। देयर आर सम डॉक्यूमेंट्स, सम प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट्स आए हैं सामने जिसमें देयर इज सम कंसर्न कि जो ये एंटीबॉडी जो ट्रंप को दी गई थी रिजेनरॉन, क्या वो कम इफेक्टिव होगी इस वेरिएंट के अगेंस्ट। सो यू नो देयर इज अ लॉट वी नो बट देयर इज अ लॉट मोर वी डोंट नो। डॉक्टर समीर, चीजें पता आपने हैं, दो बहुत सारी चीजें सामने हैं जो हमें नहीं पता। जी, 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही। एक, आपने ये कहा कि 3 हफ्ते बाद पता चलता है कि इसमें कैजुअलिटी, इसकी सीवियरिटी कितनी है। तो अगर मैं 9 तारीख को पहला केस मान लूं कि ऑफिशियली 9 को पहला था, तो नेक्स्ट वीक या करंट वीक बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस लिहाज से। दूसरी बात आप जो बहुत ही महत्वपूर्ण, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो ये कि जो उस सेकंड वेव में या फर्स्ट वेव के दौरान हमने HCQC, आइवरमेक्टिन, पता नहीं तरह तरह की बहुत सारी दवाइयाँ लोग खाते थे, ये दी जाती थी 15-15 दिन के कोर्स में, वो काम करेंगी कि नहीं, ये बड़ा बिग चैलेंज है। इस पर मैं दोबारा आपके पास आऊँगा, लेकिन डॉक्टर स्वाति, आपको ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? एक इसमें एक और थ्योरी जोड़ देता हूँ। मैं पढ़ रहा था, पता नहीं कितनी सच है, लेकिन वो मैंने पढ़ा इसलिए आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि जब अफ्रीका में ये केसेस आए, पहला डिटेक्ट हुआ, तो ऐसा बताया गया कि जो किसी एड्स पेशेंट को ये हुआ था कोरोना, वहां से निकल के आया। तो क्या उसका भी कुछ इम्पैक्ट इसमें होगा क्या? देखिए नीरज जी, जो ये वायरस है, आरएनए वायरस है और ये जल्दी जल्दी म्यूटेट करता है, लेकिन ये खास तौर से देखा गया है कि जितने भी लोग ऐसे होंगे जो बहुत इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होंगे, जैसे कि साउथ अफ्रीका में जिनमें ये वेरिएंट डेवलप हुआ, वो काफी कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट था क्योंकि HIV हुआ था और तरह तरह की और कोमॉर्बिडिटीज थी। तो जब भी वायरस को ऐसा मौका मिलेगा कि लड़ने वाला व्यक्ति जो है वो ज्यादा सक्षम नहीं है, तो वायरस अपना और प्रचंड रूप लेकर के सामने आने की संभावना रखता है। और वही हम जो ओमाइक्रॉन है उसके साथ देख भी रहे हैं कि जो म्यूटेशंस हैं वो बहुत ज्यादा हो गए हैं। अब म्यूटेशंस तो लगातार इस वायरस में होते ही रहते हैं। कोविड में हर महीने 1000-2000 म्यूटेशंस के फॉर्म्स दिखाई देते हैं, लेकिन इसको सिग्निफिकेंट इसलिए माना गया है कि जो म्यूटेशंस हुए हैं वो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है, यानी कि वो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम कोविड से लड़ रहे हैं, जो हमारे पास ट्रीटमेंट है, जो हम वैक्सीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर असर पड़ रहा है और इसीलिए इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना गया है। पहले भी आपको याद होगा कई वेरिएंट्स के बीच में बात हुई, लेकिन वो कहाँ लुप्त हो गए किसी को पता नहीं, यानी कि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। तो इसलिए इसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। और जैसे सभी लोग बोल रहे हैं कि अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो साउथ अफ्रीका में कल केसेस डबल हो गए, यानी कि जितने उनके थे कोरोना से संक्रमित, उनकी संख्या एक दिन में डबल हो गई। तो ये तो श्योर हो रहा है कि ये ट्रांसमिशन जो इसका है वो डेफिनेटली पहले से ज्यादा है। और जहां तक बात है कि क्या ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन होगा, तो इसके ऊपर भी साउथ अफ्रीका के साइंटिस्ट्स ने ये बोला है कि अभी हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि अभी जो इन्फेक्शन देख रहे हैं वो हम ज्यादातर यंग में देख रहे हैं और यंग का इम्यूनिटी लेवल अच्छा होता है। लेकिन अब ये अगर यंग से ओल्ड में जाएगा और उनका इम्यूनिटी लेवल इतना अच्छा नहीं है, तो वहां वो कितनी घातकता दिखाएगा, कितनी सीरियसनेस दिखेगी, ये अभी कह पाना बहुत जल्दी है। तो इसलिए अभी कुछ वक्त डेफिनेटली लगने वाला है जब हमें और क्लियर होगा। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो कुछ चीजें अच्छी भी हैं जो हमारे फेवर में भी जाती हैं, जैसे कि हम कोवैक्सिन का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि मैसेंजर आरएनए बेस्ड वैक्सीन नहीं है, जिसमें कि पूरे वायरस को, किल्ड वायरस का इस्तेमाल जो है किया जा रहा है। तो ये डेफिनेटली एक ऐसी वैक्सीन है जो कि वेरिएंट से लड़ने में ज्यादा कारगर है। लेकिन अगर आप देखें तो
उतना ज्यादा लोगों को कोवैक्सिन नहीं मिल पाया है, लेकिन जिस वर्ग को कोवैक्सिन मिला है, मुझे लगता है जरूर डेफिनेटली उनका प्रोटेक्शन लेवल कहीं ना कहीं थोड़ा बेटर होगा बाकी लोगों से। सेकेंडली, इंडिया में क्योंकि डेल्टा वेव अभी गई है, थोड़ा ही वक्त हुआ है गए हुए, तो बहुत ज्यादा नेचुरल इन्फेक्शन भी लोगों में है। जिस तरह से हमारे सीरो सर्वेज भी दिखा रहे थे कि काफी सारे सब क्लिनिकल केसेस भी हुए, यानी कि जिनको कोई लक्षण नहीं हुआ, जिन्हें पता नहीं चला, लेकिन परिवार में कोरोना था तो एक्सपोज्ड हुए उससे, और उनके अंदर भी एंटीबॉडीज डेवलप हुई हैं। तो एक ये प्रोटेक्शन लेवल भी डेफिनेटली लोगों के पास, हमारे पास इस वक्त है। लेकिन वही हमारे कुछ चैलेंजेस भी हैं कि हम अभी तक बच्चों को वैक्सीन नहीं रोल आउट कर पाए हैं। हमारा पॉपुलेशन का जो घनत्व है वो डेफिनेटली बाकी कंट्रीज से बहुत ज्यादा है, और हमारे यहाँ जो भीड़ इकट्ठी होती है, जिस तरह से देखिए अभी इलेक्शन का मौसम भी है, चल रहा है, और इन सब चीजों की वजह से भी शादियों का मौसम भी चल रहा है, तो हम लोग क्या इस वक्त सुपर स्प्रेडर इवेंट होने की संभावनाएं ज्यादा हैं। इसलिए हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत डेफिनेटली होगी कि हम ये इस वायरस को और ज्यादा आगे ना फैलने दें, क्योंकि आएगा तो है ही, हम इसे रोक तो पूरी तरह से नहीं सकते हैं। आज 2 केसेस हैं, कल ज्यादा होने की संभावनाएं हो सकती है, तो धीरे धीरे ये मामले बढ़ने की संभावनाएं है। लेकिन कोशिश हमें यही करनी है कि हम वैक्सीन लगवाएं और कोविड प्रोटोकॉल का लगातार ध्यान रखें। क्योंकि देखिए जब डेल्टा आया था तब भी, अगर आपको याद हो नीरज जी, तो शुरू में ये बात नहीं होती थी कि अगर वायरस आया है तो हमें ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा जरूरत पड़ जाएगी, इतना हाहाकार हो जाएगा, इस चीज का आकलन नहीं हुआ था, इतनी ज्यादा मृत्यु होगी इसका भी आकलन नहीं हुआ था। तो अभी वेरिएंट जो ये है, ये किस तरह से बिहेव करने वाला है, आगे क्या इसके रिपरकशंस होंगे, ये कह पाना अभी बहुत जल्दी होगा। तो समय के साथ धीरे धीरे ये चीजें जरूर जो है क्लियर होगी। लेकिन इस तरह से हम लोग लगातार बात कर रहे थे, एक सुर में सभी ये बात बोल रहे थे कि अब तीसरी लहर की संभावनाएं नहीं दिखती है अनटिल एंड अनलेस कोई नया वेरिएंट सामने ना आ जाए। नहीं देखिए, यूएस में तो पता नहीं 5वीं 6वीं कौन सी लहर चल रही है। 1 दिसंबर को वर्ल्ड वाइड 7,04,256 केस आए हैं। 7 लाख 1 तारीख को, अभी 2 तारीख का अपडेटेड डेटा नहीं मेरे पास, और अकेले अमेरिका में 1,37,000 केसेस हैं। डॉक्टर कॉल, आपके देश में तो बहुत तेजी से फास्टेस्ट वैक्सीनेशन हुआ था, समय से पहले वैक्सीन बन गई थी, डबल ट्रिपल वैक्सीन भी डबल लग चुकी है, ट्रिपल की बात चल रही है, बूस्टर डोज लगने की बात चल रही है, फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा आपके यहाँ, क्यों? देखिए बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। पिछले 6 हफ्तों के अंदर हमारा जो रेट था न्यू इन्फेक्शन का, वो ऑलमोस्ट आई वुड से 150% बढ़ चुका है। जो 40-50 हजार नए केसेस अक्टूबर 24 के करीब आ रहे थे, अब हमारे पास 1,20,000 केसेस हैं। और ये जो नई वेव की सर्ज है, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन ये है कि हमारी बहुत बड़ी आबादी नॉन वैक्सीनेटेड है, उनको हम जितना भी मोटिवेट करें, पैसा दें, वो रिफ्यूज कर रहे हैं, 60 मिलियन के करीब, जो भारत में फॉर्चुनेटली इतना इशू नहीं है। सेकंड ये है कि हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर 0 ना मात्र रह चुका है। अगर आप ट्रेन में जाइए, बसेस में जाइए, सिर्फ वो कंडक्टर मास्क डाल रहा है। और यूथ, क्योंकि यहाँ फेस्टिवल्स थे, थैंक्स गिविंग था, अब क्रिसमस और न्यू ईयर आ रहा है और भी बढ़ेगा। तो ये 2 इश्यूज हैं। तीसरा इशू जो हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न है, और अभी स्वाति जी ने बोला, वो देखिए ये जो स्पाइक प्रोटीन की एग्रोगेटेड म्यूटेशंस हैं, ये समझना जरूरी है। वायरस मल्टीप्लाई करेगा, रेप्लिकेट करेगा, म्यूटेशंस आएंगी। कुछ म्यूटेशंस वायरस के पॉजिटिव में जाती हैं, कुछ नेगेटिव के जाती हैं। जो पॉजिटिव में उसको सर्वाइव के सस्टेन करती हैं, उसका सारी म्यूटेशंस का अभी तक का जो एग्रीगेट बन रहा है, उसका सबसे ज्यादा म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन में आज तक किसी भी ने हमें दिखाया है, वो ओमिक्रॉन है। तो ये इसीलिए इतना कंसर्निंग आपको दिख रहा है, इसलिए आप फाइनेंस में हैं, आप देख रहे हैं पूरी मार्केट्स क्रैश कर रही हैं, फ्यूचर्स की तरफ हमें कुछ दिख नहीं रहा। और तीसरी बात जो सबको ये समझना जरूरी है, कोवैक्सीन के लिए मैं बार बार ये बोलता हूं पिछले साल से, जब दिस ईयर अर्लियर से आपके शो पे भी, क्योंकि वो पूरा लाइव डेड वायरस आपको एक्सपोज करती है। तो वैक्सीन एस्केप का फिनोमिना एक कंप्लीट डेड वायरल वैक्सीन में वे कम होता है। तो मुझे लगता है कोवैक्सीन जो अभी रिसेंटली WHO ने अप्रूव की है, उसका इंटरनेशनल मार्केट में और डिमांड बढ़ेगा। और तीसरी बात जो सबसे जरूरी है वो ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अब ज्यादा से ज्यादा फंड करेगी लोगों को, ताकि वो वैक्सीन दूसरे देशों में लगाएं। और आज भी अमेरिका में तकरीबन 40% वुमेन हु आर प्रेग्नेंट, उनको सिर्फ 40% वैक्सीनेशन करवाना चाहती हैं जो प्रेग्नेंट हैं या प्रेग्नेंट होने वाली हैं। डॉक्टर कॉल, आप लोग इतने केयरलेस क्यों हैं भाई? आपके यहाँ तो वैक्सीन भी है, सब कुछ है, पैसे हैं, पढ़े लिखे समझदार, फिर भी आप इतने केयरलेस कैसे हैं?
देखिए समटाइम्स टू मच इंफॉर्मेशन एंड टू मच फ्रीडम मे बी लिटिल डेंजरस, क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी फुल ब्लोन है, सबके पास राइट है, वैक्सीनेशन इज अ फंडामेंटल राइट, आप रिफ्यूज कर सकते हैं, जबकि हाँ। इंडिया में भी है। लेकिन इंडिया के लोगों ने बिल्कुल इस बात को समझा, हम लोगों ने आपके थ्रू और डिफरेंट चैनल्स के थ्रू उसको समझाया। मैं बिलीव मी और नॉट, एवरी सेकंड डे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में अमेरिका में हम लोग बात करते हैं, डिफरेंट डॉक्टर्स मोटिवेट करते हैं, लेकिन 100 में से शायद 10 लोगों को हम कन्वर्ट कर पाते हैं। इट्स अ वेरी वेरी बिग चैलेंज ग्लोबल। और ज्यादा ज्ञान भी ना दुख का कारण बनता है कभी कभी। वैक्सीन लगवानी चाहिए, और कोवैक्सीन एक्चुअली बेस्ट वैक्सीन मैं मानता हूं, जितना मेरी समझ है कि बहुत अच्छी वैक्सीन। डॉक्टर राणा सर, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। डॉक्टर राणा, मुझे ये बताइए कि अब हम लोगों ने इतनी चर्चा करके ये तो समझ लिया कि हमारे पास इतना डेटा नहीं है कि हम कोई चीज़ सर्टेनिटी के साथ बोल सकें, तो अब उसका उपाय बनता है वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो इंडिविजुअली करना है। तो इंसान है, लोग हैं, केयरलेस हो जाते हैं। वहाँ थैंक्स गिविंग चल रहा था, तो यहाँ दिवाली चल रही थी, तमाम शादी विवाह और चुनाव। क्या आपको लगता है कि सरकार की तरफ से थोड़े रिस्ट्रिक्शंस की अब ज़रूरत है? मैं लॉकडाउन शब्द यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ज़रूरत है कि रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएं, वरना फिर फैल जाएगा ये। डॉक्टर राणा? रिस्ट्रिक्शन की जरूरत है, पर मैं सोचता हूँ कि रिस्ट्रिक्शन के लिए हम बार बार टीवी पर, प्रिंटेड मीडिया में सब जगह बोलते रहते हैं, फिर उसके बाद भी बावजूद भी ईमानदारी से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं होता है। मैं तो देख लिया है, चाहे कोई पब्लिक प्लेसेज हैं या हमारे फंक्शन हैं। तो तब मैं यही कहता हूँ कि जो भी है, और हम लकी हैं कि हमारे पास कोवैक्सीन जो है वैक्सीन है, कोविशील्ड है, और पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है। मैं तो बार बार यही कहूँगी कि जो हो सकता है वो करिए। करना तो अप्रोप्रिएट बिहेवियर चाहिए, फिर बोलने के बावजूद भी, सेलिब्रिटी में बोला सब, उसके बावजूद भी लोग जो हैं वो ईमानदारी से उसको नहीं करते हैं। करते हुए तो मास्क नहीं प्रॉपर तरीके से पहनेंगे, पर आप करते रहिए, कम से कम जो कर समझते हैं वो तो करेंगे। पर ये देखने में आया है कि पूरा बोलने के बावजूद जो आप कहते हैं रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करने से कोई, मैं नहीं सोचता हूँ कि कोई बड़ी चीज़ में कोई बड़ा हासिल होता है। पढ़े लिखे लोग हैं मोस्टली, वो कर ही देंगे, और जो काफ़ी अनपढ़ लोग हैं वो समझते हैं, जैसे गांव में लोग समझते हैं कि कोई ये चीज़ शहर की बीमारी है, हमारी है ही नहीं। इसके बावजूद कि जबकि कोविड जब डेल्टा वेरिएंट आया, जब काफ़ी डेथ्स भी हुई, अभी तक वहाँ लोग इसको ज़्यादा खतरनाक कोई बीमारी नहीं समझते हैं। पर हमारा फर्ज है कि हम बोलते रहें, जितना भी होगा कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा। हाँ, नहीं, इसमें तो हम लोग भी लगे हुए हैं, शुरू से ये बोलते रहते हैं कि मास्क लगाइए, अप्रोप्रिएट बिहेवियर करिए, लेकिन कई बार क्या अक्सर ऐसी चीज़ें हो नहीं पाती, ह्यूमन बिहेवियर छूट जाता है। अब देखिए अमेरिका में नहीं हो पा रहा, तो यहाँ तो और ज़्यादा ढिलाई हो ही जाती कई बार। छोटा सा एक ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक से लौट के आके इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि रोकथाम के उपाय क्या है। मैं नहीं चाहता कि फरवरी 2021 जैसी सिनेरियो बने कि हम बिल्कुल रिलैक्स रहें और उसके बाद सिचुएशन खराब हो। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और बातचीत आज हो रही है ओमिक्रॉन की, जो एक नया वेरिएंट है कोरोना का, और जिसकी वजह से पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा चिंता की जा रही है। खासतौर पे यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और यूएस में भी दस्तक दे दी है इसने। अभी जांच होगी तो और पता लगेगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या है, कहाँ नहीं है। भारत में भी 2 केसेस कर्नाटक में मिल चुके हैं इसके। दोनों पुरुष हैं, एक 66 वर्ष के, एक 46 वर्ष के। डॉक्टर विजय, क्या हमें इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ओवर रिएक्ट करना चाहिए? देखिए, ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल है, पर ओवर रिएक्ट तो पता नहीं, पर एक्ट तो करना पड़ेगा हमें। देखिए, पिछली बार भी हमने जो सेकंड वेव आई थी उससे पहले काफी सारी इस बात पे चर्चा हुई थी कि हम क्या इस चीज के लिए तैयार हैं, नहीं हैं। कुछ हद तक मैं कहूँगा कि काफी सारी पॉजिटिव चीजें आई उस दौरान। हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है तो काफी इम्प्रूव हुआ, फैसिलिटी भी बढ़ी, और जो ट्रेन स्टाफ था वो भी बढ़ा है। ऑक्सीजन की जो थोड़ा सा हमें लगता था कि रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो उसकी भी अवेलेबिलिटी बढ़ी है, और आईसीयू बेड्स भी बढ़े हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि देखो, ओवर रिएक्ट तो पता नहीं, पर एक्ट तो जरूर करना पड़ेगा। हमें वापस देखना पड़ेगा कि अगर ऐसा हुआ कि ये 5 गुना केस बढ़ गए, तो क्या हम इस बात के लिए तैयार हैं? क्या हम 5 गुना पेशेंट्स को अगर जरूरत पड़ी तो इंडोर एडमिशन दे पाएंगे? क्या हमारे पास इतने बेड्स हैं? अगर उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो क्या हमारे पास इतनी ऑक्सीजन है? क्या इतनी आईसीयू बेड्स हैं? क्या हमारे पास इतनी जो दवाइयां हैं जो हम उनको दे पाएं? तो ये सारी चीजों को हमें एक ब्लूप्रिंट तो एटलीस्ट तैयार करना पड़ेगा कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो हम क्या कर सकते हैं।
तो यस, मैं बोलूंगा हाँ, बिल्कुल एक्ट तो करना ही करना पड़ेगा। सर एक्ट तो हम करते ही हैं, और लेकिन ओवर रिएक्शन सवाल मैंने इस संदर्भ में पूछा था कि बहुत सारी चीज़ें जो हम प्रिएम्प्टिव करें, जो रिस्ट्रिक्शंस की बात मैंने डॉक्टर राणा से पूछी थी। डॉक्टर समीर गुप्ता, मैं आपसे भी यही सवाल पूछता हूँ कि बहुत सारे मूवमेंट्स हैं, फ्लाइट्स के रिस्ट्रिक्शंस हैं, या अभी कई जगहों पे हो गया कि आप उतरेंगे तो आरटीपीसीआर लेके ही चाहिए आपको। अभी हालांकि ये फॉरेनर्स के लिए है, डोमेस्टिक में क्या। ओवर रिएक्शन से मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पहले से उतना संभल जाइए, वरना जब एक बार बढ़ना शुरू होगा तो फिर मुश्किल खड़ी हो जाती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ओवर रेट कर लेना चाहिए क्या, समीर गुप्ता सर? हाँ जी, देखिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं और हमें क्या तैयारी करनी चाहिए। देखिए, अगर आपको सेकेंड वेव याद होगी, जैसे कि आपने ब्रेक से पहले बोला था, फरवरी 2021 को अगर हम लोग याद करें, सोशल डिस्टेंसिंग ख़त्म हो गई थी, सड़कें खुल गई थी, सब कुछ, एवरीबडी वाज आउट, मॉल भरने शुरू हो गए थे, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन लिटरली ओवर 2 हफ्तों के अंदर जो दहशत फैलनी शुरू हुई भारत देश में, इट वाज समथिंग जो आज भी सोचकर हम सब के रोतले खड़े हो जाते हैं। तो अब धीरे धीरे जैसे फ्लाइट्स की जो 15 दिसंबर को खुलने की बात हो रही थी, अब उन्होंने बोला कि अब हम डिसाइड करेंगे लेटर। स्कूल्स भी अब वापस वो लोग सोचना शुरू कर रहे हैं कि करें ना करें। आई थिंक अगर हम 2 हफ्ता हर चीज़ को डिले कर दें ओपनिंग में, तो कोई इधर का उधर कुछ होना नहीं है। दिस विल गिव टाइम, ये हमें टाइम देगा समझने के लिए वायरस को, अपने रिसोर्सेज को रेडी करने के लिए, तैयारी करने के लिए, जो मेडिसिन हैं जो काम कर रही हैं और नहीं कर रही उनको रेडी करने के लिए। क्योंकि देखिए, जैसे कि मेरे बाकी पैनलिस्ट ने बोला कि हम एक ग्लोबल कंट्री हैं, हम आइसोलेटेड कंट्री नहीं है नॉर्थ कोरिया की तरह, हम एक ग्लोबल कंट्री हैं। हमारे दुनिया के कोने कोने से हमारे लोग आते हैं और हमारे लोग जाते हैं, और लोग हमारे देश में आते हैं। तो ये प्रश्न ये नहीं, अगर कोई कंट्री आज की डेट में ये कहती है कि हमारे पास ओमिक्रॉन नहीं है, तो वेरी गुड, अभी तक नहीं है लेकिन आ जाएगा। जब डेल्टा वेरिएंट इंडिया में आया था और इंडिया में उसने दहशत फैलाई थी, तो बाकी पूरी दुनिया देख रही थी, कहती जी हमारे पास तो डेल्टा है नहीं। और आज की डेट में देखो, 4-5 महीने बाद डेल्टा वेरिएंट इज द प्रेडोमिनेंट वेरिएंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर कहीं पर भी जो वेव्स आई हैं, उसमें डेल्टा वेरिएंट हैज़ बिकम द प्रेडोमिनेंट वेरिएंट। तो आई थिंक हम सबको कॉशियस रहना चाहिए, हम सबको धीरे धीरे अपनी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग, इन सब चीज़ों पे वापस ध्यान देना चाहिए। हॉस्पिटल में मैं काम करता हूँ, तो वहाँ पर इतने सारे लोग आते हैं जो मास्क अब उतार देते हैं, मास्क होता नहीं उनके पास, और उनको हम फिर रिमाइंड करते हैं कि अभी कोविड ख़त्म नहीं हुआ, प्लीज़ मास्क पहनिए, प्लीज़ अपने सोशल डिस्टेंसिंग करिए। तो यस, एब्सोल्युटली, आई थिंक हम सबको कॉशियस रहना चाहिए, हम सबको प्रिपेयर करना शुरू करना चाहिए कि अगर कुछ हो तो फिर हम क्या करें उसके लिए। जी डॉक्टर स्वाति, हम लोगों के बहुत सारे लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं। आज जो नंबर दिए गए हैं वो काफ़ी बड़े हैं, उसमें 120 करोड़ लोगों के आसपास करीब वैक्सीन सिंगल डोज लग चुकी है, और डबल डोज की संख्या भी काफ़ी बड़ी है, हालांकि बच्चे अभी उसमें से बाकी हैं। लेकिन चूंकि इसमें अभी पता नहीं है ना, कई जगहों पे कैसे कि वैक्सीनेशन के बावजूद इसमें हो रहा है, तो भारत जैसे देश में ये एक हेज भी लोग कहते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा बुरी तरीके से सेकंड वेव हुआ था, तो एक नेचुरल इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है, प्लस वैक्सीन की बढ़ जाती है, तो इस वजह से थोड़ा रिलैक्सेशन लोग ले लेते हैं। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि ओवर रिएक्शन जब मैं कह रहा हूँ, तो जो बात अभी डॉक्टर समीर ने कही बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि आप डिले कर दीजिए ना 1 हफ्ता, दुनिया थोड़ी पकड़ जाएगी, क्योंकि आने मत दीजिए उसको। तो क्या आप मेरी इस बात से सहमत है, या कोई और आप सुझाव देना चाहती हूँ? क्योंकि अभी किसी को कुछ पता नहीं, अंधेरे में तीर चल रहे हैं, तो उस तीर को कैसे रोक लिया जाए? नीरज जी, मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ आपकी बात से कि हमें प्रोएक्टिवली काम करने की जरूरत है। जब हम देख चुके हैं कि दूसरी लहर में इतना सब तैयारियां करने के बावजूद भी हमारे पास बेड्स नहीं थे, ऑक्सीजन के लिए हाहाकार थी, ब्लैक फंगस जैसी बीमारी भारत में फैली, इतने व्यापक तौर पे फैली, दवाइयों की शॉर्टेज हुई, तो वो मंजर आ सकता है और तैयारियों के बाद भी आता है। तो क्यों नहीं हम समय से कदम उठाए। मेरे ख्याल से सरकार को कुछ चीजों के ऊपर खास तौर से बहुत अहम निर्णय लेने की जरूरत है। खास जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, क्या हम उन्हें
डोज देना आप शुरू कर दें, क्योंकि वो ज्यादा क्लोजली जो है इस इन्फेक्शन से फाइट करेंगे। सेकेंडली, हम बच्चों के लिए, जो हमारे एट रिस्क बच्चे हैं, जो हम पहले से प्लान कर रहे थे कि हम उनको पहले वैक्सीन देंगे, क्या हमें उसे भी अब रोल आउट कर देना चाहिए, ताकि एटलीस्ट हम उन्हें सुरक्षित कर सकें। जितने भी हमारे सामाजिक समारोह हो रहे हैं, हम उनको होने दें, लेकिन उनपे एक लिमिटेशन लगाने की जरूरत होगी। जैसे हम हमेशा लॉकडाउन की स्थिति में पहुंचने से पहले करते हैं, हमें उस मोड में जरूर आ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन होगा। ऐसा नहीं है कि जितने भी लोग जाना चाहें आप सब पहुंच सकते हैं, क्योंकि इससे एक लोगों के माइंडसेट में भी चेंज आता है। जब आपको पता होता है कि 50 ही लोग आ सकते हैं या 100 लोग ही आते हैं, तो आपके मन में भी एक ये भावना आती है कि शायद अभी खतरा है, अभी हम उससे बाहर नहीं निकले। लेकिन जब आप सब कुछ अलाउ कर देते हैं तो लोग डबल लापरवाह हो जाते हैं। तो वो एक चीज है जो हमें अब लोगों के माइंड में दोबारा ड्रिल करने की जरूरत होगी। क्योंकि देखिए, अगर ज्यादा इन्फेक्शन नहीं होता, इन द सेंस कि ज्यादा सिवियर नहीं है या घातक नहीं है, तो भी जब ज्यादा लोग माइल्डली इन्फेक्टेड होते हैं तो भी वो हॉस्पिटल्स हमारे फुल होने शुरू हो जाते हैं, होर्डिंग शुरू हो जाती है, आपने भारत में देखा है। और जो एक वो पैनिक का माहौल बनता है, अफरा तफरी का माहौल बनता है, वो भी बहुत घातक है और वो हमें धीरे धीरे लॉकडाउन की तरफ ही ले जाता है। तो इससे पहले कि हम लॉकडाउन तक पहुंचे और वो स्थिति पैदा हो, बहुत अच्छा होगा अगर हम एक, मेरे ख्याल से स्ट्रैटेजाइज्ड वे में चले कि हम कुछ चीजों पे अंकुश जरूर लगा लें, जिनको हमें लगता है कि हम लगा सकते हैं, अभी हम लीवरेज ले सकते हैं लगाने का। और धीरे धीरे जैसे जैसे स्थितियां हमारे सामने खुल करके आती हैं, उसके हिसाब से फिर हम बाकी चीजों के ऊपर डिसाइड करें कि अब हमें ये भी रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए। और देखिए, स्टेप्स वापस लेना बहुत आसान है। अगर हमें 15-20 दिन में लगता है कि नहीं, संक्रमण इतना नहीं फैल रहा और वो डर नहीं है जो हमें दिखाई दे रहा था, तो हम लोग हमेशा रोल बैक कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने वो स्टेप्स नहीं उठाए और संक्रमण बहुत तेजी से फैल गया, तब हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो जरूरी है कि आज हम बेटर प्रिपेयर्ड हैं। सभी राज्य सरकारों ने, आपने देखा है कि बच्चों के लिए वार्ड्स हो या ज्यादा बेड्स क्रिएट करने हो कोविड के लिए, या ऑक्सीजन प्लांट्स लगने हो, उन सब की तरफ काम हुआ है। अब देखना यह है कि वो काम कितना हुआ है और वो आज की तारीख में कितना तैयार खड़ा है। तो जरूर मेरे ख्याल से इन सब चीजों की तरफ सरकारों को अब देखना शुरू कर देना चाहिए कि अगर प्लांट्स लगे हैं तो वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दवाइयां सब जगह हैं या नहीं है। क्योंकि वेरिएंट क्या नई चुनौतियां लेकर के सामने आएगा, ये तो अभी कोई भी नहीं कह सकता है। डेल्टा के साथ किसी ने नहीं सोचा था कि हमें ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ब्लैक फंगस जैसी बीमारी भारत में फैल जाएगी। तो बहुत सारी चीजें अभी अनदेखी हैं, लेकिन जो प्रिपरेशन हम कर सकते हैं, जो सबक हमने अभी तक सीखे हैं, उनको जरूर हमें याद रखना चाहिए, उनको भूलना नहीं चाहिए। ना लोग भूलें, ना सरकारें भूलें, ताकि हम ज्यादा बेहतर तरीके से उससे लड़ सकें, इसकी बजाय कि हम फिर से उसी हालत में पहुंचे और फिर ये सोचे कि हमने कुछ नहीं किया, या हम इसको हल्के में आंक रहे थे, या हमने इसको सीरियसली नहीं लिया। मेरे ख्याल से डरिए नहीं, घबराइए नहीं, लेकिन हम सबको अपनी जो एक्शंस हैं उसमें चेंज लाने की डेफिनेटली जरूरत होगी, लोगों को भी और सरकारों को भी, कि हम हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। जिस तरह से आप देख भी रहे हैं कि बाहर से आने वाले लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ा दी गई है, जीनोमिक सैंपलिंग वगैरह बढ़ा दी गई है, वहीं जो हमारी एक्टिविटीज ऑलरेडी हो रही हैं उन पे भी मुझे लगता है कि जरूर कुछ कंट्रोल इस वक्त लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर कौल, दो सवाल है मेरे साथ जोड़ के पूछ रहा हूँ। एक तो ये कि आप लोगों के यहाँ किस तरह से मेजर्स ले रहे हैं, प्रिएम्प्टिव मेजर्स। दूसरा, तीसरी डोज और बूस्टर डोज की चर्चाएं चल रही हैं आपके यहाँ, सजेशन दिए जा रहे हैं मॉडर्ना की तरफ से कि एक बूस्टर डोज चाहिए लोगों को। इसके बाद बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी या एक नए तरीके की वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी? हाँ, देखिए, बहुत स्मार्ट क्वेश्चन पूछा है। पहले तो मैं आपको सेकंड क्वेश्चन पे आ जाता हूँ कि बूस्टर डोज देखिए, हम सब जानते हैं, मैं पिछले कुछ महीनों से बोल रहा हूँ कि जो फाइजर ने डाटा रिलीज किया था और मॉडर्ना ने और J&J ने, कि जब लास्ट डोज लगती है उसके 6 महीने के बाद एंटीबॉडी के जो स्तर हैं वो गिर जाते हैं। इसीलिए अच्छा होगा इम्यूनिटी ऑप्ट करने के लिए एक एक्स्ट्रा डोज लगाई, जिसे हम बूस्टर डोज बोलते हैं। वो अगेन सेम वैक्सीन है जो हमने 2020 में डेवलप की, वो भी नवंबर के अंदर जो हमने डेवलप की थी, उसकी बात कर रहे हैं। तो वो बूस्टर डोज आपकी इम्यूनिटी को थोड़ा बढ़ाता है। अब अगर हम एज्यूम करें कि इम्यून एस्केप नहीं है तो डेफिनेटली फायदा होगा, अगर इम्यून एस्केप कुछ हद तक है फिर भी फायदा होगा। तो बूस्टर तो हम यहाँ पे प्रोपोगेट कर रहे हैं और सबको अप्रूव्ड है, अबव 18 लगाएं। नंबर 2 क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं कि जो नया वेरिएंट है, अगर उसमें वैक्सीन एस्केप हुआ तो जो फाइजर और मॉडर्ना बोल रहा है कि 100 डेज में हम नई वैक्सीन लगाएंगे, उसकी तरफ तेजी से काम होगा, वो मिलेगी। नंबर 3 ये जानना जरूरी है, देखिए एज ऑफ, आपको शायद ये आंकड़े पता भी होंगे, पिछले 24 घंटे में साउथ अफ्रीका के जो केसेस हैं वो 4300 से नए केसेस 8500 हो गए हैं।
मतलब 100% स्पाइक इन द न्यू केसेस इन 24 आवर्स। ये बहुत कंसर्निंग है, क्योंकि अगर इन्फेक्शन तेजी से फैला, जैसे कुछ पैनलिस्ट ने अभी बोला, और हम इसको किससे कंपेयर कर रहे हैं, हम इसको अल्फा से नहीं, हम इसे डेल्टा से कंपेयर कर रहे हैं। अगर ये डेल्टा के इक्वली भी है मोर्टेलिटी में, इन्फेक्टिविटी में, तो यू आर वेटिंग फॉर अ कैटास्ट्रोफी टू हैपन। अगर ज्यादा हॉस्पिटल लोग पहुंचेंगे, ज्यादा रिसोर्सेज एलोकेट होंगे, फिर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि डेल्टा एक घातक वेरिएंट है, आप मत भूलिए, और बच्चों में ज्यादा संक्रमित करता है। अभी जो डाटा साउथ अफ्रीका से आ रहा है वो यंग लोगों का आ रहा है। अब जब ओल्ड लोगों का आगा, उसमें मोर्टेलिटी बिल्कुल ही अलग होगी, हॉस्पिटलाइजेशन बिल्कुल ही अलग होगा। तो इसीलिए दो हफ्ते हमें बहुत ध्यान से रहना है, और जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस इंटरनेशनल कम्युनिटी लगवा रही है, दे आर ट्राइंग टू बाय द टाइम टिल वी अंडरस्टैंड कि वायरस करता क्या है। और अमेरिका में क्या हो रहा है कि पहले हम रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रहे थे, एज ऑफ टुडे 24 कंट्रीज में ये देखा गया है, और मैं तो एज्यूम कर रहा हूं कि शायद वो नंबर कहीं ज्यादा होगा, क्योंकि वी डोंट नो ये वायरस कहां फैला हुआ है। तो कहीं पर भी एपिटोप होगा अमेरिका में, तो अब तेजी से हम जीनोमिक सीक्वेंसिंग सैंपल्स की जो मात्रा है, इंस्टेड ऑफ 100 to 1 शायद हम 50 to 2 कर दें, 25 को हम रैंडमली सीक्वेंस करने लग जाएं, और भारत में भी ये करना चाहिए। और एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मैं बताता हूं, ये आपको भी पता है, अगर आपने कोरोना वायरस पकड़ लिया, एयरपोर्ट पे पकड़ लिया, या ट्रैवल से 12 घंटे पहले पकड़ लिया, तो आप उसको ले जा सकते हैं। आपका RT-PCR पहला फॉल्स नेगेटिव होगा, दूसरा अगर आप 5 दिन के बाद करेंगे, 3 दिन के बाद करेंगे, तो वो पॉजिटिव आएगा। तो अब अमेरिका में एक कन्वर्सेशन ये चल रही है, और मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी देखना चाहिए, क्या इन लोगों को हम एयरपोर्ट पे ही क्वारंटाइन कर दें। क्योंकि अगर कोई घर जाता है, जैसे हमने इंडिया में देखा था, लोग उत्तर प्रदेश गए, फिर वहां से घर से निकल गए, क्वारंटाइन फॉलो नहीं किया, तो कैन वी हैव अ बिगर प्रॉब्लम, एंड देन वी हैव टू डू कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। वो बहुत एक्सपेंसिव काम होता है, उससे स्पाइक भी बढ़ता है। तो जब तक हमारे पास पूरे आंसर्स नहीं है, जब तक हमारी आबादी को, अभी भी अमेरिका में 70% आबादी फुली वैक्सीनेटेड नहीं है, तकरीबन 59% है, और बूस्टर भी अभी तक कम लोगों को लगा है, और बच्चे जो अभी 5 से 11 साल का अप्रूवल है वो कम है, और भारत में तो 18 साल से कम। लेकिन डॉक्टर धीरज, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग तो करनी पड़ेगी। मैं तो कह रहा हूं कि बोर्ड करने से पहले उसको रोकिए। अब बोर्ड कर लिया उसने, तो उससे पहले वो कॉन्ट्रैक्ट दे के आया सबको, बोर्डिंग क्यों करनी है? पर एक बात समझिए ना, सपोज आपने ये वायरस 24 घंटे पहले पकड़ा, और आप आ गए इंडिया 24 घंटे बाद, हो गए 48 आवर्स, आपका पहला RT-PCR बहुत अच्छा चांस है कि नेगेटिव हो, आपको घर भेज दिया गया, और आपका रिपीट RT-PCR नहीं हुआ, आपके सिम्टम्स आए, पता लगा ये ओमिक्रॉन था और फैल गया। तो इसीलिए क्या एयरपोर्ट पे हम उन्हें 5 दिन तक क्वारंटाइन करें? इसीलिए ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस पे अभी सारी कंट्रीज, आप कोट माय वर्ड्स, सारी कंट्रीज में आप देखेंगे ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लगेगा, और मुझे लगता है लगना भी चाहिए, ताकि वी कैन बाय सम टाइम। फाइनेंशियल इंप्लीकेशन शॉर्ट टर्म में इसके हैं, मैं फाइनेंस से जुड़ा हूं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इट्स अ वे बेटर टू, ये छोटा सा लॉस लेना वे बेटर है कि हमारे हाथ में एक बड़ा सा पेंडेमिक हो, क्योंकि फिर ये वायरस फिर सर्कुलेट होगा, फिर नए वेरिएंट लगेंगे, और इम्यून एस्केप होगा। जी, इसको बहुत प्रिएम्प्टिव एक्शन लेके रोकना पड़ेगा, अदरवाइज ये चिंता बढ़ सकती है। अभी कंफर्ट में है क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस बढ़े नहीं, लेकिन जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं केसेस, वो बहुत चिंता की बात है। और यूरोप और अमेरिका में जो केसेस बहुत सारे बढ़े हैं वहाँ पे, वो मुझे नहीं पता कि वो ओमिक्रॉन वाले भी उसमें कितने शामिल हैं, ये सब आगे ट्रेसिंग में पता चलेगा। तो नेक्स्ट 10 डेज बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इसकी जानकारी के लिए। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा मैं शो क्लोजिंग के समय आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। ये दुनिया भर में देखिए 70% अमीर देश के लोगों को वैक्सीन डबल हो चुकी है, लेकिन जो गरीब देश हैं, बिलो पॉवर्टी वाले हैं या गरीब देश हैं, इमर्जिंग में हैं, 7.5% डबल वैक्सीनेशन हुई है। तो ये पूरी दुनिया की एक जिम्मेदारी है कि आप वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि जब तक प्रत्येक व्यक्ति इस धरती पर वैक्सीनेटेड नहीं होगा, कोई सेफ नहीं है। उदाहरण आपके सामने अभी देखिए, साउथ अफ्रीका से निकल के आ गया। तो हर आदमी को वैक्सीन लगना ज़रूरी है। ये बात बड़े अमीर देशों को समझना चाहिए कि दूसरी जगह भी लगवाएं अपनी बूस्टर लगवाने से पहले। अफ्रीका में 7.5% की वैक्सीनेशन है, जो कि चिंता की विषय होनी चाहिए WHO के लिए, UN के लिए, सिर्फ अमीर देशों के लिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप उससे सेफ नहीं है। फिलहाल हम ये उम्मीद करते हैं कि हम लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करेंगे, और बहुत सख्ती से इसका पालन अपने अपने लेवल पे करिए। मास्क लगाइए, जहाँ ज़रूरत हो मत जाइए, घर पे रहिए। अदरवाइज अगर एक बार फैल गया तो फिर बहुत मुश्किल हो सकती है। शुभकामनाएं हैं मेरी कि ऐसा कुछ ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए CNBC आवाज़।